हेलो एवरीवन, नम है संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो जो है वो हमारी किस टॉपिक पर रहने वाली है। आप सभी के बार बार मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लीज़ आप हमें बता दीजिए कि हमें तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत बहुत सोच समझ करके ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है कि कहाँ से कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कैसे आपको तैयारी करनी है। तो आज की जो वीडियो है हमारी, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको संस्कृत के बारे में बताऊंगी कि संस्कृत को आपको कहाँ से तैयार करना है, मैंने कहाँ से तैयार किया और मेरा जो है एस्टेट जो है क्वालिफाई हो चुका है, आप सभी को पता भी होगा। तो आपको भी किस प्रकार से तैयारी करनी है। और जैसा कि आप सभी ने लेवल देख ही लिया होगा कि जैसे हम पिछली बार तैयारी कर रहे थे तो वहाँ पर क्या था कि टीजीटी हो चाहे पीजीटी का एग्ज़ाम हो, दोनों के जो लेवल थे वो पहले सेम बनाए जा रहे थे। लेकिन जैसा कि अब की बार हमारा जो एग्ज़ाम आया है उसके अंदर क्या हुआ कि पीजीटी का जो लेवल है वो बहुत हाई रखा गया था और टीजीटी का नॉर्मल था, कि मतलब कि अगर कोई पढ़ के गया तो उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। और कभी कभी ये भी हो जाता है कि बाय जो है हमारा किस्मत बोल लीजिए या कुछ भी भाग्य बोल लीजिए, उससे भी हमारा थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर आपका किसी का भी, जिन बच्चों ने पहले भी एग्ज़ाम दिया था, जिन भी विद्यार्थियों ने, और उनका नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल भी ये फील नहीं करना है कि मैम हमारा एस्टेट नहीं हुआ तो क्या हम पढ़ाई नहीं करते। मैंने ऐसे बहुत से विद्यार्थी देखे हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की थी लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली उनका जो है एस्टेट 1 या 2 नंबर से रह गया है। इसलिए आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट इस चीज़ को लेकर के नहीं होना है कि आपका एस्टेट नहीं हुआ है। तो अब बारी आती है कि हम किस प्रकार से तैयारी करें कि हमारा एस्टेट जो है वो, अगर आपका दोनों लेवल का है जैसे टीजीटी या पीजीटी, तो आप जो है टीजीटी और पीजीटी को दोनों साथ में लेकर के ही चलिएगा। मैंने ऐसे भी विद्यार्थी देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मीन्स की एलिजिबल दोनों के लिए होते हैं लेकिन अप्लाई सिर्फ एक एग्जाम के लिए कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको दोनों एक साथ ही एग्जाम क्रैक करने हैं। लगभग हमारा सिलेबस सेम है, चाहे वो आप संस्कृत को लेकर देखिए या फिर आप जो है हमारा जो ये है जर्नल पेपर है उसके अंदर भी हमारा एग्जाम जो है वो बिल्कुल सेम सिलेबस है। बस थोड़ा सा लेवल अप या फिर डाउन हो सकता है। तो टीजीटी में हमें थोड़ा ये हो सकता है कि थोड़ा इजी मिल जाए और पीजीटी में ये हो सकता है कि थोड़ा सा टफ मिल जाए। लेकिन आपको तैयारी दोनों की करनी है। अगर आप पीजीटी को लेकर के तैयारी करोगे तो टीजीटी साथ साथ आपका निकल जाएगा अच्छे से, क्योंकि पीजीटी का जो संस्कृत का एग्जाम है वो आपने देख भी लिया होगा कि कैसा लेवल आया था। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, सॉल्यूशन वगैरह मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर, या फिर कहीं से आप पीडीएफ देख लीजिएगा और खुद सॉल्यूशन करके देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि जो हमारा अब की बार पीजीटी का लेवल आया था वो कैसे आया था। अ, अब बारी आती है कि हम अपने जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारा सिलेबस को हम किस प्रकार से तैयार करेंगे। सिलेबस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल भी रखी है और अगर आपको फिर भी चाहिए तो मैं आपको कल और परसों, कल पीजीटी का और परसों टीजीटी का प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आप बोलोगे तो आप कमेंट कर देना कि आपके पास सिलेबस नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से सिलेबस हमें, मतलब कि हमारे जो सिलेबस लगा हुआ है वो कैसा है, कौन सा है, क्या करना है। अभी बारी आती है कि हम एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। मैंने यहाँ पर अपने पास सिलेबस को रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आप ऐसे प्रिंट निकलवा लेना सिलेबस को और अपने पास ही रखना इसको, क्योंकि बार बार फ़ोन में देखने से अच्छा है कि आप अपने पास सिलेबस को रख लें, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। अब आपको ये सिलेबस देख करके इतना मीन्स कि ऐसा नहीं होना है कि मैम इतना बड़ा सिलेबस हम किस प्रकार से कर पाएंगे, तो ये बिल्कुल भी सिलेबस बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। अब जैसे यहाँ पर संधि दे रखी है, तो संधि में आप देखोगे तो कम से कम इतना जो है पेज कवर किए हुए हैं संधि, लेकिन संधि के अंदर किया क्या हुआ है कि सारे सूत्र के नाम लिख दिए गए हैं। तो आपको ये नहीं करना है कि सिर्फ आपको सिलेबस में इको यणची सूत्र दिया गया है तो सिर्फ आप इको यणची सूत्र ही देखेंगे। मेरी मान करके चलोगे तो आपको पूरी की पूरी संधि, चाहे वो स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो या विसर्ग संधि हो, आपको सभी करने ही करने हैं। ऐसा नहीं करना है आपको कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जितने भी सूत्र दिए गए हैं आता यहीं से है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सूत्रों को पढ़े। बाई चांस कल को हमें कोई और एग्जाम देना हो तो और उनमें कोई अलग
जो हमारे सूत्र पूछ लिए जाए, वैसे ज़्यादा रहते नहीं है, लगभग इसमें दे दिए गए हैं, लेकिन फिर भी 5 से 10% जो सूत्र बुक के अंदर हमें मिलते हैं देखने को, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर वो चीज़ भी हम साथ में कवर कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा जो अदर एग्जाम होगा, मान लीजिए अभी जैसे हरियाणा की वैकेंसी निकली है, कल को DSSB की निकल जाए, RPSC की निकल जाए, राजस्थान की या फिर यूपी की, मतलब कहीं कहीं पर भी कोई भी वैकेंसी निकल जाए, तो आपको फिर वो चीज़ें दोबारा ना पढ़नी पड़े इसके लिए। और दोबारा ऐसा नहीं बोलूँगी कि पढ़नी ही नहीं पड़ेगी कभी भी, क्योंकि रिवीजन जो है बहुत बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को लेकर के, वो चाहे मैं भी हूँ तो भी मुझे भी बार बार जो है रिवीजन करनी पड़ती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है, इसके अंदर मैंने TGT का सिलेबस उठाया है, लेवल 2 का। तो उसमें सबसे पहले हमारी आती है NCERT। अब ये NCERT बहुत से विद्यार्थियों को तो पता होगा, लेकिन बहुत से विद्यार्थी नहीं जानते हो शायद कि NCERT मतलब, NCERT होता है कि जो हमारी एक जो बुक बनाने वाली एक संस्था है, उसको हम NCERT बोलते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। तो NCERT की एक बुक आती है जो कि ओरिएंटेड मानी जाती है, मतलब कि प्रमाणीकृत मानी जाती है, जो स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते हैं, चाहे वो छठी के हो, 7वीं के, 8वीं के, 9वीं के, 10वीं के। और जो हमारा मतलब कि जैसे ये हमारी लगी हुई है, जैसे CBSE बोर्ड है, HBSE बोर्ड है, इनके अंदर जितनी भी पुस्तकें लगी हुई है वो हमारी NCERT की ही लगी हुई है। और कभी भी अगर आपको डाउट वगैरह लगाना हो, और तो वो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई लेसन का कुछ दे दिया और उसके अंदर गलत मान लिया गया है, क्या कहते हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को गलत मान लिया है, तो आप NCERT का कोई प्रूफ दिखा करके उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। मतलब कि NCERT को एक प्रमाणीकृत पुस्तक माना जाता है, और ये 6ठी से 12वीं तक आपको स्कूलों की बुक भी मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी कि NCERT से जितने भी प्रश्न आते हैं, आज तक जितने भी आए हैं, और अभी भी जैसे पीछे एग्जाम हुआ था, तो जितने भी क्वेश्चन NCERT से आए थे वो लगभग हमारी क्लास से कवर हो गए थे। लगभग क्या, सभी के सभी, एक भी क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं गया था। इसलिए मैं तो आपको यही बोलूंगी। अब आप ये बोलोगे कि मैम आप अपनी क्लास का प्रचार कर रहे हो, प्रसार कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही NCERT करवाई है। वैसे अगर आपके पास समय है तो आप जितना मर्जी NCERT को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने उसके अंदर, जैसे कहते हैं ना कि मतलब कि दूध को गिलो करके घी निकाल लेना, तो वो सिर्फ हमारा यूज के लिए घी ही बच जाता है। तो वैसे ही मैंने सारी चीज़ें अच्छे से निकाल ली है उसके अंदर से कि क्या क्या हमारे एग्जाम में आए हैं, पीछे भी कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। मैंने जितनी भी क्लास ली है उसके अंदर साथ में ये मेंशन भी किया है कि ये क्वेश्चन हमारे PYQ में आए हैं, और आप देख भी पाओगे कि जो मैंने कंटेंट दिया है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं है। अगर नहीं यकीन होता तो एक बार आप NCERT के 10 से 12 क्लास है जो मैंने अभी पिछले बार ही करवाई है, वो आप देखिए। और उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा वहम है कि मैम क्या पता पहले आते थे और अब की बार आपका पढ़ाया हुआ ना आए, तो आप 2000 जो हमारा अभी 25 में एग्जाम हुआ था लास्ट, वो उठा करके देखिएगा। उसके अंदर PGT में भी 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, और वो से एज इट इज जहाँ से मैंने करवाए थे वहीं से आए हैं। तो आपको NCERT मैं तो यही बोलूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ वो क्लास देख लीजिए और अपने हैंडमेड नोट्स बनाइए उस क्लास से। उससे बेस्ट आपके लिए कोई क्लास नहीं हो पाएगी, और NCERT की किसी भी टीचर ने यूट्यूब पर नहीं डाला है। वैसे आपको क्लास मिल जाएगी, जैसे कि चैप्टर 1 6th क्लास का चैप्टर 1, तो उसके अंदर आप एक एक घंटा बर्बाद करने से बेटर है कि आप 1 घंटे में पूरी की पूरी 6th क्लास कवर कीजिए। इससे आपका समय भी बचेगा, और सिर्फ आपको एग्जाम क्लियर करना है, ये नहीं है कि आपको 6ठी क्लास को 7वीं क्लास को अभी के लिए पढ़ाने जाना है, या फिर आपको आप 6ठी क्लास में है तो आपको 6ठी क्लास का एग्जाम देना है, तो ये आपको नहीं है। आई होप आप ये मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो मैंने आप जो है क्लास डाल रखी है यूट्यूब के अंदर, 6th से 12th तक की क्लास डाल रखी है। लेकिन जो विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ TGT की तैयारी कर रहा है, वो विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ 6ठी से लेकर के 10वीं तक की कक्षा की पुस्तक को ही पढ़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखी भी हुई है कि रुचिरा प्रथमो भाग है, ये हमारी 6ठी क्लास की पुस्तक है। रुचिरा द्वितीय भाग ये हमारी 7th की है। तृतीय भाग ये हमारी 8th की। और सेमुषी प्रथमो भाग है, सेमुषी द्वितीय भाग है, ये हमारी क्या है, ये 9th और 10th की है। तो ये TGT का सिलेबस है, ये आपको 6ठी से 10वीं तक करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा आता है जो हमारी संज्ञा सूत्र है। मैं आपको यही बोलूंगी कि वैसे मैंने आपको YouTube पर ये कंटेंट भी डाल रखा है, आप एक बार के लिए वहां से समझिए, और उसके बाद
चाहे आप नोट्स बनाइए या ना बनाइए, आपकी मर्जी है, लेकिन आपके पास लघु सिद्धांत कौमुदी एक पुस्तक होनी चाहिए। अगर आपके पास लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक नहीं है, जैसे कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ बीए करने के बाद बीएड करे किए होंगे, तो उनके पास हो सकता है कि वो बुक जो है ना मिले जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, क्योंकि जो विद्यार्थी एमए कर लेता है उनके पास सभी पुस्तकें होती हैं, लेकिन जो विद्यार्थी सिर्फ बीए करके बीएड कर लेता है तो उसके पास उसके पास हो सकता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी ना हो। तो अगर आप संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक होनी चाहिए। वरदराज के द्वारा रचित है, आप किसी की भी व्याख्या ले सकते हैं, बहुत बेस्ट बुक है। मेरे पास अभी यहाँ पर रखी नहीं हुई है, लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं आपको फ्रंट पेज भेज दूंगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर जो भी मुझे बोलेगा कि मैम आप हमें जो है लघु सिद्धांत कौमुदी बता दीजिए कि हम कौन से राइटर की अफोर्ड करें, मतलब कि हमें लेनी चाहिए, तो वो मैं आपको फ्रंट पेज भेज दूंगी, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमें लघु सिद्धांत कौमुदी जो है वो किस अनुवादक की लेनी चाहिए। वहां से आपको क्या करना है, ये संज्ञा जो है ये सूत्र मैंने करवा दिए हैं सभी के सभी, आप एक बार वीडियो देखिए और उसके बाद आपको कौमुदी से जितने भी संज्ञा सूत्र लगे हुए हैं वो आपको करने हैं। जैसे यहाँ पर लगा हुआ है इत संज्ञा, इत संज्ञा करने वाले हमारे संस्कृत में टोटल 6 सूत्र है, तो ये 6 के 6 सूत्र मैंने आपको अच्छे से करवाए हैं, ये आप देख लीजिएगा। और फिर है प्रत्याहार संज्ञा, उदात, अनुदात, सवृत्त, संयोग संज्ञा, स्वर्ण संज्ञा, उच्चारण स्थान और पद संज्ञा और प्रयत्न, ये सभी की सभी जो है आपको अच्छे से कर लेना है। अगर आप नोट्स बना सकते हो तो आप क्लास से भी नोट्स बना सकते हो, आपका संज्ञा का से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अच्छे से मैंने करवाया हुआ है और प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर रखी है मैंने। तो यहाँ पर, और अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो आप लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक से रिवीजन कर सकते हो वीडियो देखने के बाद। और अगर आपको वैसे भी अच्छे से तैयारी हो चुकी है आपकी संज्ञा सूत्र की, तो आपको बार बार इस चीज़ को जो है क्लास देखने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बार बार मेरी क्लास देखिए व्यूज़ दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब है आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ये आप सभी जानते भी होंगे, मैंने पहले भी आपको फ्री में ही कंटेंट प्रोवाइड किया था, अभी थोड़ा सा कुछ निजी कारणों के चलते मैंने आपको बता दिया है कि मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब तक खुद कामयाब नहीं हो जाते तो थोड़ा सा इस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहिए। और अब तो मेरी जो फैमिली है वो भी बोलने लगी है कि पहले आप अपना देख लीजिए, उसके बाद सभी को मतलब कि जो है तैयारी करवा देना। इसलिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगी कि मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रही हूँ। और अगर बीच में मेरा कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, मैं जॉब लग जाती हूँ आपकी दुआओं से, किस्मत से, तो फिर मैं आपकी क्लास लेना रेगुलर शुरू कर दूंगी। इसलिए आप जो है अपनी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं आपको हर इन्फॉर्मेशन हर टाइम टू टाइम देती रहूँगी। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको जो है आपकी अगर क्लास कभी हो पाए इन फ्यूचर, तो आपको ये पता लग जाएगा कि क्लास कब से शुरू है और आपको किसी का बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मैं आपको अगर यूट्यूब पे जो है क्लास प्रोवाइड करवाऊंगी तो स्टेट की बिल्कुल क्लास जो है वो फ्री में ही होगी, मैं आपसे कोई भी पैसा नहीं लूँगी, सिर्फ आपका जो है नेट यूज़ होगा। वो आजकल सभी बच्चों के पास जो है नेट के लिए 5G फ़ोन हो चुका होगा, लेकिन जिनके पास नहीं है वो लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से आपको वाईफाई मिल जाता है, तो उसमें भी आपको इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद हमारी आती है संधि का चैप्टर। संधि के लिए भी मैंने लगभग ये सभी सूत्र करवा दिए हैं, और अगर आपको इसकी रिवीजन करनी है, मैं यही बोलूँगी कि आप किसी भी पासबुक के भरोसे मत रहिए। पासबुक क्या होती है, जैसे कि किसी भी टीचर ने पासबुक मतलब कि अपने नाम से कोई पुस्तक लिख दी, तो मैं तो यही बोलूंगी कि आपको उन पुस्तकों को प्रायोरिटी न दे करके मूल पुस्तकों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसे कि संधि है, तो संधि आप उधर से भी कर सकते हैं, जो हमारी क्या है लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक है, वहां से भी आप संधि को कर सकते हैं। तो मैंने आपको यूट्यूब पर सारी की सारी संधि जो है करवा दी है। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप समझ लीजिएगा, और अगर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी है संधि को, तो फिर आप कहीं मत भटकिए, सिर्फ आप लघु सिद्धांत कौमुदी से ही इसकी रिवीजन कीजिए। लघु सिद्धांत कौमुदी से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और ज्यादातर आपको ध्यान क्या रखना है कि बहुत सी अपवाद होते हैं इसके अंदर, जैसे कि कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे मैंने बनाया विद्या प्लस आलय, तो यहाँ पर विद्यालय ही बनता है, लेकिन जैसे मैंने बनाया कि
गवाग्रम शब्द है, जैसे अभी D+B के एग्जाम में आया भी था, हमारी जो शिफ्ट थी उसके अंदर, कि उसके कितने रूप बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे कि किस शब्द के कितने रूप बन सकते हैं। तो आपको जैसे D+B में तो सीधा ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि गो प्लस अग्रम या फिर गवाग्रम के कितने रूप बनते हैं, तो उसमें ऑप्शन थे हमारे पास 1, 2, 3 या फिर 4, मतलब इस प्रकार के ऑप्शन थे। लेकिन एस्टेट क्या करता है, एस्टेट आपको इतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि कितने रूप बनते हैं। ऐसा प्रश्न आपसे एस्टेट नहीं पूछेगा। एस्टेट आपसे पूछेगा कि कौन सा रूप नहीं बनता है या फिर कौन कौन से रूप बनते हैं। तो हो सकता है कि आपको जैसे 3 रूप बनते हैं इसके गवाग्रम के, तो आपको एक चीज अलग दे दी जाए और 3 सेम दे दी जाए और फिर पूछ लिया जाए कै ख गै गै घ कै, इस प्रकार से प्रश्न आपको दे दिए जाए। तो एस्टेट आपको ज्यादातर कंफ्यूजिंग चीजें देता है, तो आपको इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। और आप सभी जानते भी हैं हमारा जो सब्जेक्ट है वो संस्कृत है, तो संस्कृत को हमें बिल्कुल ऐसे हल्के में नहीं लेना है। कोई भी शब्द हो, आप कुछ भी पढ़ो, बिल्कुल उसको समझ करके पढ़ो। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो, तो उसका जो शब्द लिखा गया है वो किस प्रकार से लिखा जा रहा है। क्या उस शब्द के पीछे हलंत लगा हुआ है, क्या उस शब्द के पीछे विसर्ग लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है, मात्रा छोटी है बड़ी है। इन सब चीजों को, ये छोटी छोटी चीजें ही एग्जाम में हमें कंफ्यूज करती है। जो हमारा एस्टेट का एग्जाम है वो टफ नहीं होता है, सिर्फ हम क्या करते हैं कि हम इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं और हमारा जो एग्जाम है वो रह जाता है। क्यों नहीं ध्यान देते, क्योंकि हम सोचते हैं कि हाँ हमने पढ़ लिया है और हमें बाद में यही नहीं पता होता। जैसे ग्रहित शब्द है, तो हमें ये ही नहीं पता होता कि ग्रहित में जो है वो र ऐसे वाला आएगा या फिर री आएगी, तो हमें ये भी ध्यान नहीं रहता है। और एग्जाम में हम जा करके जब एग्जाम देने बैठते हैं तो कंफ्यूजन हमें बहुत अच्छे वाला क्रिएट हो जाता है और हम फिर क्या करते हैं, तुक्के लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम छोड़ भी नहीं सकते। हमारा जो एग्जाम है वो नेगेटिव मार्किंग का नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है, इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है ताकि आपका एक भी जो है कुछ भी गलत ना हो। और होगा कहाँ पर ये चीजें की गलती, हो सकता है आपसे समाज में ये चीजों की गलती करवा दे, हो सकता है आपसे प्रत्यय में ये गलती करवा दे कि प्रत्यय, जैसे कि प्रत्यय के शब्द बनते हैं या रूप बनते हैं, जो भी बनते हैं उसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। जैसे कि एक तवतु प्रत्यय हो जाता है, एक हमारा शानच प्रत्यय हो जाता है, लगभग सेम सा चलता है। तो इसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि हम किस प्रकार से इसको ध्यान रखें कि हमें ये अंदाजा हो जाए कि यहाँ पर तवतु प्रत्यय आएगा या फिर शानच प्रत्यय आएगा। तो यहाँ पर जैसे एक हमारा लेप प्रत्यय हो जाता है, एक यत प्रत्यय हो जाता है, कैप भी हो जाता है, ण्यत हो जाता है, इनमें सभी में यह शेष बचता है। तो ये भी हमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनर कभी भी आपको बिल्कुल सरल चीजें नहीं देगा कि आपको सिर्फ पूछ लिया विद्या प्लस आलय की संधि बना दीजिए और विद्यालय बन जाएगा, ये आपको और एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एस्टेट के एग्जाम में ऐसी चीजें बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपको यही बोलूंगी कि जो ज्यादा अपवाद है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सी चीजें किसी सूत्र से बन रही है, लेकिन एक शब्द उसी मतलब कि कौमुदी के अंदर दिया गया है कि इस सूत्र से वो चीज नहीं बनेगी, तो हो सकता है एग्जामिनर जो चीज नहीं बन रही है उसको ही पूछ ले। इसलिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना होता है इन चीजों को लेकर के। अब हमारी जैसे संधि आपको हो गया होगा, आप एक बार क्लास देखिए। क्लास अगर आपको पहले से समझ आ चुकी है तो सिर्फ आप कौमुदी से इसको रिवीजन कीजिए। लघु सिद्धांत कौमुदी बेस्ट पुस्तक है, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा एग्जाम। फिर आता है हमारा समास। समास के लिए वैसे हमारा जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मध्य सिद्धांत कौमुदी से आपको समास पढ़ लेना है, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी कि आप मध्य सिद्धांत कौमुदी से समास ना भी पढ़ोगे तब भी आपका जो है समास कवर हो जाएगा। कैसे कवर होगा, आपको क्या करना है, वैसे मैंने अगर मध्य सिद्धांत कौमुदी के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है तो मैंने, हो सकता है कि वो जब मैंने स्टार्टिंग की हो तो मैंने उसको इतना बेस्ट तरीके से ना समझाया हो, लेकिन हो सकता है कि आपके पास पुस्तक ना हो मध्य सिद्धांत कौमुदी, तो आपको क्या करना है कि आप एक बार वो क्लास देख लीजिए। उसमें लगभग मैंने सभी सूत्र मेंशन कर दिए हैं, जो भी एक्स्ट्रा सूत्र हमारे मध्य सिद्धांत कौमुदी में थे और जो हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी में। पर मैं आपको एक
आप टीचर मान लीजिए, बहन मान लीजिए या कुछ भी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यही बताऊंगी कि आप सिर्फ लघु सिद्धांत कौमुदी से ही समास कर लोगे तब भी आपका समास से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं रखते हैं, और जो एस्टेट वाले हैं वो वही से फोकस करते हैं। उनको ये उम्मीद है कि जो विद्यार्थी है वो कहाँ तक अपना फोकस कर पाएगा और हमें कहाँ से अपना जो है एग्जाम शुरू करना होगा। बहुत गंदा पेपर बनाते हैं, ये समझ लीजिए कि गंदा मीन्स कि ऐसे नहीं है कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है वो पास भी होते हैं, पर वो करते क्या है, कंफ्यूजिंग ज्यादा क्रिएट करते हैं कि सेम सेम चीजें हमें दिख जाएगी। लेकिन अगर हमारा अच्छे से ध्यान होगा हमें अच्छे से कि ये ही बनेगा कन्फर्म है, तो हम बिल्कुल भी डाउट में नहीं जाएंगे और हमारे अच्छे मार्क्स उसमें हम कवर कर सकते हैं। इसलिए आप मध्य सिद्धांत कौमुदी अगर आपके पास नहीं है तो आप समास भी लघु सिद्धांत कौमुदी से कर सकते हैं। उससे भी आपको जो है लगभग हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपको बाहर देखने को मिल जाए, लेकिन आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं लघु सिद्धांत कौमुदी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है समास का भी। तो आप समास के लिए भी जो है ये पढ़ सकते हो। इसके बाद जो हमारा आता है प्रत्यय आते हैं। प्रत्यय में हमारे कौन कौन से लगे हुए हैं, पूर्व कृदंत, उत्तर कृदंत, तद्धित, स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर वैसे तो आपको देखा जाए तो यहाँ पर बहुत प्रत्यय मेंशन किए गए हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको यहाँ पर प्रत्यय इतने सारे ना याद रहे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रत्यय याद कर लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर तय प्रत्यय है, तवतु प्रत्यय है, क्षत्रि प्रत्यय, सानच प्रत्यय। तो मैंने ये जो है आपके लिए एक पहले क्लास बनाई थी, अगर आप नहीं देखना चाहते कोई बात नहीं, मैं आपको जब ये सिलेबस प्रोवाइड करवाऊंगी, जिन भी विद्यार्थियों को सिलेबस चाहिए, तो उसके अंदर मैं आपको ये जरूर बता दूंगी कि प्रत्यय में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रत्यय करने हैं जिनको आपको बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाना है। और आपको ये भी नहीं सोचना है कि इतने सारे प्रत्यय है तो मैं छोड़ दूं, क्योंकि कम से कम हमारे 7 से 8 प्रश्न प्रत्यय से ही बन जाते हैं। इसलिए आपको प्रत्यय को बिल्कुल भी नहीं छोड़ करके जाना है, आपको बिल्कुल अच्छे से प्रत्यय को करके जाना है। मैं आपको जब सिलेबस बताऊंगी 1 या 2 दिन में, जब भी मुझे समय मिलेगा, तो आपको मैं बिल्कुल अच्छे से बता दूंगी कि ये प्रत्यय आप कर लीजिएगा। वैसे मैं एक बार बोल भी देती हूँ, अगर आप लिखना चाहो लिख लीजिए। आपको तय प्रत्यय करना है, तय मीन कतय बोलते हैं जिनको हम, और तवतु प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय, सानच प्रत्यय। उसके बाद हमारा आ जाता है यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, तव्य प्रत्यय, अनियर। उसके बाद कैप और ण्यत प्रत्यय, णउल प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय। फिर हमारा आता है शगुन प्रत्यय, अण प्रत्यय और लेप प्रत्यय, तवा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, घय प्रत्यय, तीन प्रत्यय, णमूल प्रत्यय, मतुप प्रत्यय, त्रप प्रत्यय, तमप प्रत्यय, और यहाँ पर तल प्रत्यय, वलच प्रत्यय, त्यप प्रत्यय और मयट प्रत्यय। फिर हमारे जितने भी स्त्रीलिंग इस सिलेबस के अंदर बच जाते हैं स्त्री प्रत्यय, वो हमें करने हैं। जैसे टाप प्रत्यय, चाप प्रत्यय, गीप, गीस, गीन, ऊंग और ती, ये सभी के सभी आपको प्रत्यय करने हैं। मैं आपको एक बार सिलेबस में भी बता दूंगी, जब मैं पीडीएफ से आपको बताऊंगी सिलेबस को, तो उसमें भी मैं आपको अच्छे से निशान लगवा दूंगी। तो आप अपना सिलेबस जो प्रिंट करवाए होंगे उसमें निशान लगा लीजिएगा। इन प्रत्यय से आपके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, यहीं से आपके जो है प्रत्यय से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात आती है कि ये प्रत्यय को आप करेंगे कहाँ से। तो मैंने यूट्यूब पर प्रत्यय से रिलेटेड भी सभी प्रत्यय आपको, ये मैंने वैसे आपको ये सभी प्रत्यय करवा रखे हैं। अगर आप ये प्रत्यय की क्लास देखना चाहते हो तो क्लास के अंदर मैंने सभी प्रत्यय करवा रखे हैं। आप इनसे एक अच्छे वाले नोट्स बना लीजिए। उन प्रत्ययों के नोट्स मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो कॉपी शायद मैंने 2 साल पुरानी थी, वो कॉपी मैंने फेंक दी है। तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर आपको प्रत्यय के टॉपिक मिल जाएंगे, वहां से मैंने ये सभी प्रत्यय आपको करवा रखे हैं। तो आपका प्रत्यय से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने जो है प्रत्यय मध्य सिद्धांत कौमुदी से बोला है, तो मैंने मध्य सिद्धांत कौमुदी से ही आपको सारे प्रत्यय करवाए हैं क्लास के अंदर, तो वो आप देख लीजिएगा। फिर आता है हमारा दूसरा भाग, जिसके अंदर हमारे अव्यय आते हैं। अव्यय के इतने टफ क्वेश्चन हमारे नहीं आते हैं, तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है। हमसे अव्यय में क्या पूछा जाता है, सिर्फ पूछा जाता है हमसे अव्यय के अंदर कि हमें अव्यय जो है वो इनका अर्थ क्या है ये पूछा जा सकता है, या फिर हमें कोई वाक्य दे दिया जाएगा उसमें प्रयोग करना पूछा जा सकता है। तो ये इतना टफ नहीं होता है। वाक्य नहीं तो कभी कभी हमें कोई श्लोक भी दे दिए जाते हैं एनसीईआरटी के उठा करके। तो मैंने ये आपको जब एनसीईआरटी की पुस्तक करवाई है तो उसमें आपको विशेष रूप से बताया है कि कौन कौन से प्रत्यय आपको
अव्यय आपको ध्यान में रखने हैं। जितने भी श्लोक आए हैं, जैसे एक सूक्ति है, शरीरम आद्यम धर्म साधनम, तो खल्लू इस प्रकार से मतलब बीच में इसमें आता है, शरीरम आद्यम खल्लू धर्म साधनम, इस प्रकार से मतलब कि मुझे अच्छे से वो सुक्ति याद नहीं आ रही है, तो कोई सुक्ति दे करके आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर जो अव्यय दिया गया है ये किस अर्थ में दिया गया है। तो ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना है कि ये जो अव्यय है ये आपको किस रूप में जो है पूछा गया है। बहुत से अर्थ होते हैं अव्यय के, तो आप जैसे कि च है हमारे पास, उसके हमारे पास 4 अर्थ है। तो यहाँ पर आपको ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि किस वाक्य के अंदर, ज्यादा डीप नहीं पूछते हैं, सिर्फ आपको एनसीईआरटी के ही सारे अव्यय देख लेने हैं। और एक आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे हमारे सूक्त है तो उसके अंदर हमारे निपात दिए होते हैं, कुछ निपात हो गए या फिर अव्यय ही हम उनको बोल सकते हैं, क्योंकि निपात जो है अव्यय के अंदर ही मेंशन कर दिए जाते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि जैसे खल्लू दे दिया, चय दे दिया, तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि ये किस अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, जहां तक मुझे लगता है कि आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ पीजीटी के बारे में ही बता पाऊंगी। अगर आप पीजीटी की भी तैयारी करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए जो है नेक्स्ट मीन्स कि कल आपको बता दूंगी मैं आपकी ये जो पीजीटी को किस प्रकार से तैयार करना है। वैसे लगभग हमारा सिलेबस सेम ही है। फिर आता है हमारा सामान्य प्रश्न सेकेंड यूनिट में, मतलब कि इससे संबंधित हमसे सिर्फ सामान्य, क्षमा कीजिएगा वो बीच में कोई आ गए थे, घर पे जो है मम्मी खेत में जा रही है इसलिए मुझे ही संभालना पड़ रहा है। तो चलिए अब आता है हमारा, क्या था, उपसर्ग पर थे हम। तो उपसर्ग से रिलेटेड भी आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे कि जैसे कि आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और उसके अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कितने उपसर्ग दिए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको ऐसा नहीं है कि मैम इसके लिए कोई हमें शब्द प्रोवाइड करवा दीजिए या फिर मतलब कि कितने शब्द, ऐसे अनगिनत शब्द हैं कि एग्जामिनर कोई भी शब्द आपको दे करके पूछ सकता है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान होना चाहिए कि मूल शब्द क्या है, उसके अंदर जो हमारी प्रकृति अर्थात धातु कौन सी लगी हुई है और उसके अंदर हमारा जो उपसर्ग है वो कौन सा लगा हुआ है, तभी आप उस चीज को जो है याद जो है हम कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई शब्द दे दिया, मुझे क्या पता कि कौन सा शब्द दिया है। बहुत से टीचर आपको करवाएंगे भी, पर वो अपनी तरफ से समझाने के लिए करवाएंगे कि 15 से 20 शब्द करवा दिए, हो सकता है उनको आपको 100 से 150 शब्द करवा दे। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि एग्जामिनर आपका जो जहाँ से आपने यूट्यूब से तैयारी की हो सिर्फ वही शब्द पूछे। हो सकता है कि उन्होंने कोई अलग ही लेवल का शब्द बना रखा हो। तो आपको उपसर्ग को किस प्रकार से ध्यान रखना है मैं बताती हूँ कि जैसे हमारा शब्द जो है लगभग 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है हमारा उपसर्ग, दूसरा होता है हमारा मूल प्रकृति जिस मूल शब्द जिस जो होता है हमारा, और तीसरा होता है हमारा उसके अंदर जो धातु लगी होती है वो। और जो है तीनों चीजें हमें साथ में मेंशन करके दे दी जाती है और हमसे ये पूछा जाता है कि इसमें उपसर्ग कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो अगर हमें ये याद होगा कि मूल शब्द कौन सा है इसके अंदर पढ़ते ही, तो हम ये पहचान पाएंगे कि इसके अंदर जो हमारा ये लगा हुआ है उपसर्ग लगे हुए हैं, ये 1 लगे हुए हैं या जो है 2 लगे हुए हैं। तो ये हम पहचान पाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस प्रकार से आपको बता रही हूँ। तो उपसर्ग के लिए आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से भी, मैंने भी आपको समझा रखे हैं। और उपसर्ग के अर्थ भी आप देख लीजिएगा, हो सकता है एग्जामिनर आपसे अर्थ भी पूछ ले, तो वो मैंने उपसर्ग के अर्थ आपको बता रखे हैं। लेकिन आज तक जितने प्रश्न आए हैं वो यही देखने को मिले हैं कि इस शब्द के अंदर कितने उपसर्ग है। तो ये आपको, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जब हमें ये नहीं पता होता कि मूल शब्द क्या है, इसके पीछे धातु कौन सी लगी हुई है और इसके आगे कितने उपसर्ग जुड़े हुए हैं, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और बहुत से विद्यार्थी तो ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमारा उपसर्ग है ही नहीं। अब हमें ये पता है कि हमारे संस्कृत में सिर्फ और सिर्फ 22 उपसर्ग है, इससे ज्यादा हमारे संस्कृत में उपसर्ग नहीं है। तो विद्यार्थी क्या होते हैं, उनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कभी कभी ये दे दिया जाता है कि कोई शब्द दे दिया और उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, और ऑप्शन में दे दिया जाता है अन उपसर्ग, या फिर मीन्स की अनुपसर्ग हो गया तो उसमें कभी हलंत लगा देते हैं, कभी विसर्ग लगा देते हैं, कभी कुछ। तो इस प्रकार से तो हमें ये है ना बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखने हैं कि हमारे 22 उपसर्ग किस प्रकार से लिखे जाते हैं, किस प्रकार से हम
जो है किन उपसर्ग में जो है हलंत वगैरह लगते हैं, किस में विसर्ग लगती है, किस में क्या होता है, सब कुछ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये चीजें भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे 22 ही उपसर्ग है, इससे बाहर उपसर्ग नहीं है। तो एग्जामिनर अगर हमें ऑप्शन में 22 उपसर्ग के अलावा कोई उपसर्ग दे तो उनको पहले ही आप एलिमिनेट कर दीजिए, उनको जो है आपके ऑप्शन से उनको बाहर कर दीजिए, क्योंकि वो कभी भी नहीं होने वाले। हमारे संस्कृत में सिर्फ और सिर्फ 22 उपसर्ग है, तो उन्हीं से रिलेटेड हमारे प्रश्न बनेंगे, तो आप उनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एग्जामिनर नए ही उपसर्ग क्रिएट कर देते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में ही नहीं होता। या फिर कभी कभी हमारे पास कोई शब्द पूछ लेते हैं और उसके बाद हमें शब्द के नीचे जो है ऑप्शन के अंदर ये दे दिया जाता है कि उपसर्ग प्लस मूल शब्द प्लस धातु, तो उसमें भी हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसमें भी हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारे सिर्फ और सिर्फ उपसर्ग 22 है। अगर एग्जामिनर 22 के अलावा 23वां भी उपसर्ग दे देता है तो उसको सबसे पहले तो काटा मार दो, वो उपसर्ग नहीं होगा और वो हमारा ऑप्शन भी नहीं होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी जो है कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। और उपसर्ग के लिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से भी आप एक क्लास देख लीजिए, चाहे आप हमारे चैनल पर भी है, समर्पण संस्कृत क्लासेस जो हमारा चैनल है उस पर भी मैंने डाल रखी है, तो आप सर्च कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें ढूंढ सकते हैं उपसर्ग का चैप्टर, तो उसमें आपको अर्थ वगैरह करवाया गया है। फिर आता है हमारा विशेष्य और विशेषण। ये आपको अलग से बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। ये आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे कि एनसीईआरटी हो गया, कोई श्लोक हो गया किसी भी पुस्तक का, तो वहीं से आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इसमें विशेष्य पद कौन सा है, विशेषण कौन सा है, तो आपको उन्हीं चीजों का अच्छे से ध्यान रखने ली है। अलग से आपको कोई विशेष्य विशेषण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है हमारा विलोम पद और पर्याय पद। जैसा कि आपने देखा होगा पिछली बार के एग्जाम में विलोम पद और पर्याय पद से जो है एक भी क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपको छोड़ करके नहीं जाना है। जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर ने पिछली बार नहीं बनाया तो अब की बार भी नहीं बनाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए आप विलोम पद को और पर्याय पद को ये भी आप एनसीईआरटी से ही कर लेना। एनसीईआरटी से ना करो तो आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब कि जितने भी शब्द आए तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखने लेना कि इस शब्द का अर्थ क्या है। बात ज्यादा कुछ नहीं आता। अभी हमें ऐसा नहीं है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए हमें स्पेशल कोई वोकैब वगैरह पढ़नी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता संस्कृत में। सिर्फ हमें क्या करना है कि जो हम शब्द पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई श्लोक दे दिया गया है, कोई भी श्लोक दे दिया गया है जैसे कि, तो उसमें हमें एक एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। एग्जामिनर कभी कभी शब्दों का अर्थ भी पूछ लेते हैं और सूक्त में तो खास करके आपको एक एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, क्योंकि वो पूछते ही पूछते हैं और मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको ये करवा भी रखे हैं, तो आप कर सकते हो। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो है कारक प्रकरण। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। मैं तो यही बोलूंगी कि आपको बिल्कुल भी छोड़ करके इसको नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि यहाँ से भी आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये तो है नहीं कि हम इतने छोटे बच्चे हैं कि हमसे एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछेगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये चीजें होती है मतलब जहाँ पर हमारी संस्कृत शुरू होती है, जैसे छठी क्लास हो गई, 5वीं हो गई, 7वीं हो गई, यहाँ पर ये चीजें पूछी जा सकती है। लेकिन हम जा रहे हैं टीचर बनने और उसका एग्जाम हमें देना है। और स्टेट वाले आप सभी जानते ही हैं कि जिनका स्टेट हो गया समझो उन्होंने बिल्कुल अच्छी तैयारी संस्कृत की कर ली है। हो सकता है कि कभी कभी विद्यार्थियों का जो है जर्नल से भी स्टेट लगभग हो जाए, उनका जर्नल अच्छा हो, क्योंकि जर्नल का भी 90% की जो है वेटेज रहती है। सॉरी 90% नहीं, 90 नंबर की। तो वहां से भी हम हो सकता है कि अपना स्टेट कर ले, और संस्कृत में अगर तुक्के भी लगाएं तो 10 से 15 हो जाएंगे, ठीक है, तो भी हो सकता है। लेकिन जहाँ पर अगर हमारे संस्कृत के अच्छे नंबर बन रहे हैं तो समझ लीजिए हमारा संस्कृत का पेपर अच्छा जो है तैयार हो गया है, संस्कृत की तैयारी अच्छी हो गई है। क्योंकि एस्टेट का पेपर बहुत बहुत हार्ड लेवल का बनाया जाता है, कंफ्यूजिंग करने वाला बनाया जाता है। इतना जो है हमारा यूजीसी नेट का भी एग्जाम नहीं होता है जो हमें इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। तो यहाँ पर हमारा जो कारक प्रकरण है, तो हमसे क्या पूछा जाता है, हमें वाक्य निर्माण ज्यादा पूछे जाते हैं कारक प्रकरण से। तो आपको ध्यान होना चाहिए इन चीजों का कि कारक प्रकरण में मतलब कहाँ पर हमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है। ज्यादातर हमें ये विभक्ति ही कंफ्यूज करती है। अगर और ये हमें याद कैसे रहेगी, तो सबसे पहले हमें शब्द रूप याद होना चाहिए। वाक्य अगर ये भी हमें निर्माण करना है तो क्या है कि कभी भी हमें जो है
शब्द रूप हमें याद करने हैं और धातु रूप हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। आप आत्मनेपद की एक धातु याद कर लीजिए, प्रश्नमयी पद की एक धातु याद कर लीजिए, और कुछ एक धातु है जो अलग चलती है, जैसे कि क्री धातु है वो थोड़ी सी अलग चलती है, सु धातु है वो थोड़ी सी अलग चलती है। तो आप थोड़ा सा उनको देख लीजिए तो आपको बिल्कुल अच्छे से एलिमिनेट करना आ जाएगा कि ये शब्द बनेगा, ये नहीं बनेगा, और इसी प्रकार से आपको वाक्य निर्माण आएगा। अगर आपको शब्द रूप धातु रूप याद नहीं है तो आपका वाक्य निर्माण सही नहीं हो पाएगा। कारक सिर्फ क्या करता है, कारक हमें विभक्ति पहचानने में मदद करता है कि कोई भी वाक्य दिया गया है तो वहां पर हमें किस प्रकार की, मतलब कौन सी विभक्ति का यूज करना है। जैसे कि हमें शब्द दे दिया गया कि प्रीतः शब्द दे दिया गया, तो प्रीतः के योग में आप सभी जानते हैं द्वितीय विभक्ति लगती है। तो हमें कारक यहाँ पर क्या है कि प्रीतः शब्द जो है वो उपपद है, तो उसको आधार मान करके हमें कारक का लगाना है। इसी प्रकार से बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि कोई वो दे दिया जाता है हमें, कोई ऐसी, मतलब कि जब आप कारक पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहचान के लिए हमें ये पता होना चाहिए, जैसे कि क्रुद्ध अर्थ में, द्रुह अर्थ में, ईर्ष्यार्थ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये, और फिर हमें जो है ये जब धातु के रूप में ये दे दी जाएगी तो फिर हमें ये याद हो जाएगा कि इसमें चतुर्थी का प्रयोग होगा, और चतुर्थी के लिए पहले हमें शब्द रूप याद होना चाहिए उस शब्द का। तो हम शब्द रूप के अनुसार उसकी चतुर्थी विभक्ति बनाएंगे तो हमारा जो है जो वाक्य निर्माण का क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इसको सही कर सकते हो। इसलिए आपको कारक को अच्छे से पढ़ना है। मैंने आपको कारक लगभग सभी करवा दिए हैं जो है हमने कारक को ऐसे ही नहीं पढ़ा है, कारक को आपको बिल्कुल वो करवाए गए हैं जो आपके सिद्धांत कौमुदी के अनुसार लगे हुए हैं। तो आप क्लास देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे और इजी लेवल में मैंने कारक करवाए हैं। और बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट भी आए हैं कि आज तक हमने ऐसे कारक नहीं पढ़े हैं। बस थोड़ा सा जो है मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं था और अब भी नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा आपको वो हो सकते हैं कि मैम वो और टीचर जो है डिजिटल बोर्ड पे तैयारी करवाते हैं, आप नहीं करवाते। लेकिन आपको कंटेंट में कहीं पर भी कमी नहीं मिलेगी, तो आप क्लास देख लीजिएगा कारक की, और उसके बाद आप जो है अपने नोट्स बना लीजिएगा क्लास को देखते हुए ही। और अगर आपके पास सिद्धांत कौमुदी पुस्तक है तो वहां पर आप अपनी रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों के पास हो सकता है सिद्धांत कौमुदी पुस्तक ना हो। मेरे पास भी नहीं थी, इसलिए मैंने पहले किसी से ली और फिर अपने नोट्स क्रिएट किए। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, किसी से मांग करके ले सकते हैं या फिर अपनी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो वो थोड़ी सी लगभग 300 से 400 रुपये में आएंगी, तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा टीजीटी में जो तीसरा भाग आता है वो आता है छंद। छंद मैंने बिल्कुल आपको इजी लेवल से करवा दिया है, आपका उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने आपको वैदिक छंद भी करवाए हैं और लौकिक छंद भी करवाए हैं, दोनों आपको करने हैं। वैदिक छंद क्यों करने हैं, क्योंकि हमें वेदों का सामान्य परिचय पढ़ना है, तो हो सकता है उसमें हमसे वैदिक छंद पूछ लिए जाएं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है जो है अलंकार का हमारा चैप्टर आता है। तो उसके अंदर हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है वो मैंने आपको बिल्कुल क्लास के अंदर वीडियो जो है डाल रखी है। और ये जो दिक्कत आपको आ रही है कि कोई भी श्लोक दे दिया जाए जो हमने कभी पढ़ा भी ना हो और उसमें हमें अलंकार पहचानना हो, तो ये सभी को दिक्कत होती है, चाहे कोई बड़े से बड़े टीचर हो। तो आपको ये सोच करके नहीं चलना है कि मैं पहचान नहीं पा रही हूँ या मैं नहीं पहचान पा रहा, बाकी सभी को पता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको श्लोक का अर्थ बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए ताकि आप अच्छे से उसको कर पाएं। और उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जितने भी आप कोई भी श्लोक वगैरह या कुछ भी पढ़ें, जैसे कि कोई भी बुक पढ़े उसके अंदर आप श्लोक पढ़ रहे हो, कोई भी एनसीईआरटी पढ़े उसके अंदर आपको श्लोक पढ़ रहे हो, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इसके अंदर कौन सा अलंकार हो सकता है। ज्यादातर एनसीईआरटी के तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको जैसे किसी पुस्तक से, जैसे विज्ञान शाकुंतलम से कोई श्लोक उठा लिया या फिर कोई नीति शतक से कोई श्लोक उठा लिया या कहीं से भी श्लोक उठा लेंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि इसके अंदर अलंकार कौन सा है, तो वो आपको उसको इतना सीरियस नहीं लेना है। ज्यादा से ज्यादा आपके एक क्वेश्चन आएंगे, इससे भी ज्यादा आए तो आपका 2 क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आप अगर नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको इनके लक्षण वगैरह अच्छे से ध्यान रहने चाहिए। लक्षण से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं अलंकारों के, और उनके अर्थ भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको लक्षण वाले क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा जो हमारे महाकवियों के परिचय है।
तो इसके अंदर मतलब कि जितने भी कवि हुए हैं हमारे, जैसे कि यहाँ पर सिलेबस में मेंशन है, महाकवियों में क्या क्या करना है हमें, कालिदास जी का करना है, भारवी जी का करना है, श्री हर्ष का करना है, माघ का करना है, वाल्मीकि का करना है, वेद व्यास का। अब आप बोलोगे कि मैम इतना इतना डाटा हमें कैसे याद रहेगा, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाएगा क्या नहीं। आपसे यहाँ पर सिर्फ पूछा जाएगा इनका कालक्रम, चाहे कितने भी कवि हो। यहाँ पर जैसे कि गद्य काव्य के कवि है, जिसमें दंडी, सुबंधु, बाण भट्ट, अंबिका दत्त, व्यास, शूद्रक। इसके बाद जो हमारे नीति कवि है, भर्तृहरि, पंडित विष्णु शर्मा, नारायण पंडित। इसके बाद हमारे काव्य शास्त्रकार हैं, जैसे कि मम्मट, बाम है, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, भरत मुनि। फिर नेक्स्ट हमारा आधुनिक के संस्कृत जो कवि हैं, देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री और डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इनमें से आपको आधुनिक संस्कृत कवियों को बहुत बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर। क्योंकि ये किसी भी और सिलेबस में, आरपीएससी में आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इनके अलावा कहीं पर भी आपको इनका परीक्षा ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। तो जो स्टेट है वो अपना अलग ही लेवल लेकर के चलता है, इसलिए आपको आधुनिक कवियों के परीक्षा बिल्कुल अच्छे से करने हैं। करने क्या है, उनके अंदर सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इनकी उपाधियाँ कौन सी है। सभी कवियों के बारे में बोल रही हूँ मैं, चाहे कौन से भी हो, चाहे गद्य गद्य काव्य के कवि हो, महाकवि हो, नीति कवि हो। सबसे पहले आपको इनका कालक्रम याद रखना है कि कौन सा कवि किस समय हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इनका आपको उपाधियां ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी उपाधि किस कवि के लिए है और किस लेखक ने इनको ये उपाधि दी है। ऐसा भी होता है कभी कभी कि जैसे जो हमारे मल्लीनाथ जी है, उन्होंने कालिदास को क्या कौन सी उपाधि दी है, और मीन्स की किरातार्जुनीयम के जो रचयिता है उनको कौन सी उपाधि दी है। तो इस प्रकार की उपाधियां भी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद इनकी प्रशस्तियां होती है। प्रशस्तियां क्या होती है, इनकी प्रशंसा में कुछ कहा गया हो, इनकी रचना की प्रशंसा में कुछ कहा गया हो। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जैसे कि आपसे क्या पूछा जाएगा कि एक लाइन दे दी जाएगी और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि जो है हमारा ये जैसे उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिन है पद लालित्यम मागे संति त्रयोगुणः। इस प्रकार का श्लोक दे करके आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो है उपमा कालिदासस्य, तो ये जो सुक्ति है या फिर ये जो प्रशस्ति है या कुछ भी मान लीजिए, ये पंक्ति है, ये किसने कही, तो ये उद्भट ने कही। ये पूरी की पूरा जो श्लोक है ये उद्भट ने ही कहा। हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि कह मतलब किसके अंदर तीनों गुण विद्यमान है, तो मागे संति त्रयोगुणा, तो इस प्रकार से पूछ लिया जाए। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि डैश कालिदासस्य, तो उपमा कालिदासस्य। या फिर ये पूछ लिया जाए कि उपमा डैश, तो उपमा कालिदासस्य। मीन्स कि मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको ये ही श्लोक दिया जाएगा। इस प्रकार की आपको सभी कवियों की प्रशस्ति पढ़नी है। बाण की पढ़नी, मतलब कि बाण है क्या, हाँ बाण भट्ट है इसके अंदर, तो उनकी भी आपको पढ़नी है, कालिदास की पढ़नी है, सभी की आपको प्रशस्तियां पढ़नी है। और मैंने आपको करवा भी रखी है लगभग। तो आप YouTube पर मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है सभी कवियों के परिचय, उसमें आधुनिक संस्कृत के ये भी आपको करने हैं सारे, आप ये देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने उसके बाद आपको जैसे कालक्रम हो गया, उपाधियां होगी, प्रशस्तियां हो गई, उसके बाद आपको करने हैं इनके रचनाएं, कि कौन कौन सी रचनाएं कौन से कवि ने लिखी है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कालिदास ने सबसे पहले कौन सी रचना की, फिर कौन सी की, फिर कौन सी की, ये भी ध्यान रखना है। सभी कवियों की आपको कालक्रम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कालिदास की रचनाओं से एक आधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि और जरूरी नहीं है कि ये कालिदास की रचना से ही पूछे। हो सकता है कि आपको चार ऑप्शन दे दे और सीक्वेंस वाइज लगवाना हो कि मतलब कि कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो आपको अगर कवियों के कालक्रम याद होंगे तो उससे भी आप थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे हमारे जो एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ मैं, वैसे रियल में मुझे अच्छे से याद नहीं है, ना ही कहीं पर मेंशन किया गया है। कि जैसे मान लीजिए कालिदास का हम ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी मान लेते हैं, और जैसे कि दंडी है वो हमारे 7वीं शताब्दी की है। तो अगर दंडी की कहीं पर रचना मेंशन की गई है तो सबसे पहले तो हमारे कालिदास की रचना ही आएगी। तो आपको ऐसे भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे नहीं हो रहे हैं तो आपको रचनाओं का भी कालक्रम ध्यान रखना है कि कौन सी रचनाएं किस काल में रची गई है। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और इनकी सभी रचनाएं और जो रचना है वो कौन सी क्या है
उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे कि सौंदरानंद है, ये क्या है, नाटक है, प्रकरण है, क्या है, त्रोटक है, भाण है, ईहामृग है, इस प्रकार से। तो ये जो 10 रूपक है, इनके भेद भी हमसे ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो वो हमसे इन्हीं की पुस्तकों में से पूछे जाते हैं। जैसे कि मृच्छकटिकम एक क्या है, तो वो एक प्रकरण ग्रंथ है, वो अंकों में विभाजित है, उनके अंक कितने हैं, तो ये चीजें आपसे पूछ ली जाएगी, तो आपको ये चीजें पढ़नी है। और ये चीजें मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से करवा भी रखी हैं। तो आप ये जो है कवियों की परीक्षा आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और अपने हैंडमेड नोट्स बनाइए, किसी के नोट्स के भरोसे मत बैठा कीजिए। आप अपने बनाओगे तो उसको जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे और मतलब कि बहुत बेस्ट लेवल की आपकी होगी। और फिर हमारे आते हैं वेदांग। यहाँ पर जो हमारा टीजीटी का ही आज हो पाएगा, पीजीटी के लिए मैं आपको कल क्लास दे दूंगी, मैंने आपको पहले भी बोला है। षड वेदांग है यहाँ पर, जो वो क्या है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, मतलब कि इनके बारे में हमें सामान्य ही पढ़ना है। सूक्त वगैरह आपके सिलेबस में नहीं लगे हुए हैं टीजीटी वालों की। और उपनिषद और वेदों का सामान्य परिचय भी मैंने आपको करवा दिया है, तो आप वो क्लास देख सकते हैं। उससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि ज्यादा डीप वेद से नहीं पूछा जाता है। और आपको अगर कोई भी चीज की आवश्यकता हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है समर्पण संस्कृत क्लासेस। जब आप यूट्यूब पर जाकर के, सॉरी, टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करोगे समर्पण संस्कृत क्लासेस, तो आपको 2 चैनल में देखने को मिलेंगे। एक के अंदर हमारा चैनल है, एक के अंदर आपको ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि दोनों को ज्वाइन कर लेना है। एक के अंदर सिर्फ आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, और दूसरे के अंदर अगर आपके कोई भी परीक्षा को लेकर के डाउट है, या फिर कुछ भी अगर आपको चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मतलब कि टेलीग्राम पर, या फिर आप इसी क्लास के अंदर भी कमेंट कर सकते हैं। तो जब भी मुझे समय मिलेगा, अगर मेरे पास वो चीज़ होगी, तो मैं आपको जरूर जरूर प्रोवाइड करवाऊंगी। धन्यवाद। प्लीज़ क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से।